नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। जांच एजेंसियों के निशाने पर अब शिवसेना आ गई है। इनकम टैक्स विभाग ने शिवसेना के बड़े नेता के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव के परिवार और सहयोगियों के पास से आई विभाग ने 2 करोड़ कैश सहित कई अहम दस्तावेज जब्त किए। यशवंत जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। आईटी विभाग ने जाधव और उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगी और बीएमसी के कुछ ठेकेदारों के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। जाधव के एक सहयोगी बिमल अग्रवाल के घर की भी तलाशी ली गई और वहां से भी नकदी बरामद की गई। उन्होंने हाल ही में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। यह आरोप लगाया गया कि जाधव ने 2018 और 2020 के बीच कथित तौर पर रिश्वत ली और शेल कंपनियों में निवेश किया। आयकर विभाग ने कूपर महल, मंझगांव, भाईखाला और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। जाधव ने 2018 और 2020 के दौरान बीएमसी के टेंडर दिलाने में मदद करने के लिए ठेकेदारों से पैसे लिए थे। सूत्रों ने बताया कि जाधव को कमीशन के तौर पर करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इस राशि को काला धन बताया गया है। सूत्रों ने कहा कि जाधव ने यह पैसा कुछ निजी फर्मों को दिया, जिन्होंने बाद में पूरी राशि को उनकी फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। इनमें उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों को शामिल किया गया था। जाधव के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद आईटी विभाग ने गहन जांच शुरू की और पाया कि जाधव द्वारा कथित तौर पर लगभग 15 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। आईटी विभाग को प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि दुबई की कुछ फर्मों से उसके खाते में कुछ लेन देन किए गए थे। आईटी अधिकारियों ने इस लेन देन के संबंध में जाधव और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी। बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष द्वारा निविदाएं पारित करने और भुगतान को मंजूरी देने से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष ने पहले भी इस मुद्दे को उठाते हुए जाधव की ओर से पारित सभी निविदाओं के गहन ऑडिट की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। असम विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मतदान के बाद अपने उम्मीदवारों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में छुपाया था। खैर, इस कांग्रेसी छुपम छुपाई का कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उम्मीदवारों को राजस्थान में छुपाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को आशंका है कि विपक्ष उनके विधायकों को तोड़ सकती है। इसीलिए एहतियात के तौर पर नतीजों से पहले ही कांग्रेस सभी उम्मीदवारों को सुरक्षित जगह छुपाना चाहती है, ताकि किसी भी तरह के संभावित खतरे से बचा जा सके। दिलचस्प यह है कि जिस पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीतने का दम भर रही है, वहां के उम्मीदवारों को रायसीन भेजने का मतलब साफ है कि कांग्रेस यह मान चुकी है कि पंजाब में वह चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में चर्चा की है। माना जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव नतीजे आने से पहले सुरक्षित स्थान पर रखे जाने को लेकर भी बातचीत हुई है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों को राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीतने की उम्मीद वाले कुछ प्रत्याशियों को भी कांग्रेस अपने साथ में ला सकती है। कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों को जोड़ तोड़ की राजनीति से बचाने के लिए राजस्थान सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है। कांग्रेस की अभी केवल 3 राज्यों में सरकार है। इनमें से पंजाब में चुनाव चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान कई मायनों में ज्यादा सुरक्षित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्हें पार्टी को इस तरह के संकट से उबारने का लंबा अनुभव है। राजस्थान में इससे पहले भी कई बार कांग्रेस विधायकों की सफल बाड़ेबंदी की जा चुकी है। महाराष्ट्र का सियासी संकट हो या गुजरात में राज्यसभा चुनाव या फिर असम के विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के विधायकों और प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी राजस्थान में ही की गई थी। अब एक बार फिर से राजस्थान सियासी बाड़ेबंदी का गवाह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब भविष्यवक्ता हो गए हैं। एक तरफ वो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सटीक परिणाम बताए दे रहे हैं और सीएम योगी को मत भेजने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो अपने समर्थकों से लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से हमें चुनाव के बाद भी बहुत सम्मान मिलेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सपा में उन्हें भाजपा से करीब 1000 गुना अधिक इज्जत मिल रही है। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए राजभर ने कहा
कि बीजेपी ने उन्हें चुनाव में इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, जबकि राजभर के बयानों पर ही जाएं तो यह सरासर सफेद झूठ लगता है, क्योंकि राजभर ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि उनका योगी से एक दिन झगड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने उसी दिन अखिलेश से बात की और भाजपा से गठबंधन तोड़ समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। राजभर ने तब कहा था कि एक दिन योगी ने उनसे कहा कि बांदा जेल क्यों गए थे, तो राजभर ने जवाब दिया कि माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल गया था। मुख्तार अंसारी से मेरा संबंध है, मंत्री रहते 7 बार बांदा, 11 बार रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी से मिला हूं। योगी ने कहा कि खबरदार जो बांदा गए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, हिम्मत नहीं है किसी की बांदा जाने की, पर मैं 1 घंटा जेल में मुख्तार के साथ रहा। इसी के बाद योगी से राजभर की नाराजगी हो गई और भाजपा से उनका गठबंधन टूट गया। इसीलिए राजभर का यह बयान कि भाजपा ने राजभर का इस्तेमाल किया, राजभर का सफेद झूठ है और शायद अब जनता ही इसका जवाब देगी। वहीं एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव से हमें चुनाव के पहले इज्जत मिल रही है और चुनाव के बाद भी इज्जत मिलेगी। अखिलेश द्वारा 1000 गुना अधिक सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझे 24 सीट कहकर 8 सीट दिया था, वहीं अखिलेश यादव से मेरी 12 सीट की बात हुई, लेकिन हमें अब 18 सीट मिली, जबकि 2017 के चुनाव में राजभर खुलेआम कहते थे कि भाजपा ने उनका मान रख लिया है। वहीं बलिया के रसड़ा इलाके में एक सभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। वैसे इस बात पर कोई हंसना चाहे तो हंस सकता है। वहीं राजभर ने आगे कहा कि अगर योगी के पास बुलडोजर है तो मेरे पास पोकलैंड है और हम इसमें बुलडोजर को लाद देंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि किसका बुलडोजर चलेगा और किसकी पोकलैंड। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले कानपुर की बिठूर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगने के आरोप लगे थे, तो अब प्रयागराज के हंडिया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पहली नजर में यह समाजवादी पार्टी की रैली लगती है। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह समाजवादी पार्टी की ही जनसभा लगती है। हंडिया के क्षेत्राधिकारी डॉक्टर भीम कुमार गौतम ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें एक सभा के दौरान कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान कर 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं हंडिया विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार हकीम लाल बिंद ने आरोप लगाया कि चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने के मकसद से भाजपा के लोगों द्वारा डब किए जाने के बाद वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने से पहले वीडियो की सत्यता की जांच करनी चाहिए थी। पार्टी अपने स्तर पर इस वीडियो की जांच करा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी बैठक में कहीं भी इस तरह के नारे नहीं लगाए गए हैं। मामला 5वें चरण के मतदान से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हकीम लाल बिंद की चुनावी रैली का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ और कुछ लोगों ने ट्वीट किया तो पुलिस सक्रिय हुई। बाद में उप निरीक्षक सूर्य कुमार दुबे की तहरीर पर 7 समर्थकों को नामजद करते हुए 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। पुलिस के मुताबिक हंडिया थाना क्षेत्र के बरौद कस्बे में शाम करीब 5 बजे सपा उम्मीदवार हकीम लाल बिंद की चुनाव प्रचार रैली का समूह बरौद कस्बा होते हुए हंडिया की ओर जा रहा था। इमामगंज रोड के समीप नेशनल हाईवे के किनारे स्थित एक कॉम्प्लेक्स के सामने जैसे ही चुनावी रैली का एक समूह रुका, सड़क पर ही बिना मास्क लगाए भारी संख्या में लोग काफी जोर शोर आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे सड़क पर काफी भीड़ जुट गई और जाम लग गया, यातायात भी बाधित हो गया। इस दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर धार्मिक घृणा का माहौल पैदा किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले कानपुर की बिठूर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुनींद्र शुक्ला के समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारे लगाए थे। कार्यकर्ता एक जुलूस निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे कि साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है। तब भी सपा ने वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कही थी। बहरहाल अगर मुस्लिम वोटों की आस में ध्रुवीकरण का नया तरीका इजाद किया गया है तो यह गलत है और विभाजनकारी ताकतों को वक्त रहते रोकने की जरूरत है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। हर चुनाव में कुछ नेता इतनी बदजुबानी करते हैं कि आखिर में जनता ही उन्हें मजा चखाती है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल है। वे हर रोज अपने बयानों में भाषाई मर्यादा भूलते जा रहे हैं। मौर्य ने भाजपा के समर्थकों पर निशाना साधते हुए उन्हें योगी और मोदी का गुलाम तक बता डाला और उन्हें चुनाव बाद सबक सिखाने की बात तक कह दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले ऐसे योगी के गुलाम जो योगी की बंधुआ मजदूरी करते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, एक एक करके उनको ऐसा पानी पिला पिलाकर पटकूंगा कि उनकी सेखी निकल जाएगी।
मौर्य के इस विवादित बयान के बाद आम जनता उन्हें मजा तो जरूर चखाएगी, लेकिन राजनीति में जिस स्तर तक गिरकर मौर्य भाषाई मर्यादा भूल रहे हैं वह शायद कहीं से भी जायज नहीं है, क्योंकि हर पार्टी और हर नेता के भी अपने समर्थक होते हैं और समर्थन के लिए उनके अपने लॉजिक भी होते हैं। इसलिए किसी भी समर्थक के लिए अपशब्द का प्रयोग करना लोकतंत्र में कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन मौर्य जैसे नेता जब तक इन बातों को समझ पाएंगे, जनता उन्हें लोकतंत्र का असली मतलब समझा चुकी होगी। वहीं मौर्य ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कह देना चाहता हूं कि योगी की जब विदाई होगी तो आप केवल उस अधिकारी का नाम नोट करना या ऐसे गुंडे मवाली का नाम नोट करना जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है। सरकार बनेगी तो उसका छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर कुशीनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में योगी सरकार और बीजेपी को जमकर अपने निशाने पर लिया। मौर्य ने कहा कि जो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं, इन भूखे भेड़ियों से होशियार रहना। हालांकि जैसी भाषा का इस्तेमाल मौर्य कर रहे हैं उससे सत्ता से दूर भूखे भेड़िए का उदाहरण तो कहीं और ही सटीक बैठता है। खैर, मौर्य का डर तो यह है कि हार के डर से वे पडरौना से भाग चुके हैं और फाजिल नगर पहुंचे हैं, लेकिन फाजिल नगर में उनकी हालत पडरौना से भी ज्यादा खराब लग रही है। भाजपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने यहां मौर्य को ऐसा घेरा है कि मौर्य की हार लगभग तय मानी जा रही है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव 4 चरण बीत जाने के बाद भले ही देर से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी हो, लेकिन आते ही उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया कि हंगामा खड़ा हो गया। वहीं अब उनके बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। योगी ने पहले ट्वीट करते हुए कहा कि हां, मैं भगवाधारी हूं। फिर सीएम योगी ने कहा कि मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले लोग इसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, इस पर संस्कार और संगत का असर पड़ता है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने एक जनसभा में भी डिंपल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एक बात मुझे बहुत खटकी है। कल आपने सपा के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे, वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म और संत समाज का भी अपमान है। भगवान को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि मैं भगवाधारी हूं। उन्होंने कहा कि हर उत्तर प्रदेशवासी कहेगा हम भगवाधारी हैं, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यह भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है। सूर्योदय जब होता है तब भगवान सूर्य का रंग भी भगवा ही होता है। गौरतलब है कि डिंपल यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोहे में लगने वाले जंग को भगवा से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, जब इंजन में जंग लग जाता है, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है कि जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। डिंपल यादव के इस तंज के बाद बीजेपी के नेता भड़क गए थे, लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। डिंपल यादव के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि भगवा भारत की सनातन धर्म की परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होती तो संभवतः भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव होता। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बचा है और जुबानी जंग रोचक हो चली है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शायद जमीनी हकीकत जान चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 5 चरण बीत चुके हैं और अब अखिलेश यादव को फिर से अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की याद आ गई है। चुनाव की शुरुआत में 22 में बाइसिकल के दावे करने वाले अखिलेश को सपा के गढ़ रहे करहल तक में बीमार मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ गया। उसके बाद भी अखिलेश की हालत करहल में खराब है। वहीं अब जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर बीमार मुलायम सिंह यादव फिर से रैली करेंगे। मल्हनी से पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं और वे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। वहीं भाजपा ने यहां से केपी सिंह को उतारा है। समाजवादी पार्टी के लिए मल्हनी सीट नाक का सवाल बनी हुई है। यही कारण है कि सिर्फ करहल में चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देने वाले मुलायम सिंह मल्हनी में भी सपा उम्मीदवार लकी यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा के नजरिए से यह सीट कितनी अहम है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 मार्च को यहां शिवपाल सिंह यादव और 4 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मल्हनी में चुनाव प्रचार के लिए उतर सकते हैं। दरअसल 2020 में मल्हनी में हुए उपचुनाव में सपा से लकी यादव ने सिर्फ 4000 से अधिक वोटों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह को मात दी थी। इस उपचुनाव में लकी यादव को 73,835 वोट मिले थे, जबकि धनंजय सिंह को 68,836 वोट हासिल हुए थे।
वहीं भाजपा के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 28,840 वोट मिले थे। वहीं अब की बार सपा ने एक बार फिर से कद्दावर नेता रहे पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को मैदान में उतारा है। साल 2020 में मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के निधन के बाद उपचुनाव में लकी यादव ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर बाहुबली और पूर्व विधायक धनंजय सिंह भी जीतते रहे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब की बार वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने पूर्व सांसद केपी सिंह को तो बसपा ने शैलेंद्र यादव को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। जमीनी हकीकत के अनुसार भाजपा, बसपा और जेडीयू ने सपा की तगड़ी घेराबंदी की है। जौनपुर में 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव होना है। परिणाम 10 मार्च को आएंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।